हेलो दोस्तों। आज हम करंट अफेयर करेंगे, डी करेंगे। यहाँ पे 16-17 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। एज यू नो, सबसे पहले हम करते हैं वैल्यूडेशन। वैल्यूडेशन मतलब जो न्यूज़पेपर के अंदर बड़े बड़े आर्टिकल भी आते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी एग्जांपल मिल जाए, कुछ डेटा मिल जाए जो हम मेंस के अंदर काम आए, है ना, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड ईयर के इकोनॉमी के कुछ डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मेंस वैल्यूडेशन की बात करते हैं। तो पहले जीएसटी के ऊपर हमारा डेटा है। देखो, आपने कोड करना होता है कि आप एग्जैक्ट नहीं अमाउंट हमें कोड करनी होती कितनी है कितनी, आपने कंपैरिजन करना होता है कि ठीक है, इस साल में जीएसटी के जब स्टार्टिंग आया, क्योंकि इशू के ऊपर आपको आ सकता है, इस साल भी क्वेश्चन आया था मेंस में, वहाँ पे पूछा जाता है कि जो सेंटर स्टेट का रिलेशन। तो यहाँ पे अगर सेंटर के पास जो जीएसटी की कलेक्शन कम होगी तो फिर स्टेट के पास क्या बचेगा। तो 2016-17 के अंदर देखें जीएसटी जो थी, रेवेन्यू काफ़ी अच्छी थी, मतलब ठीक थी। उसके बाद 19-20 के अंदर ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई और अभी 2021 के अंदर वैसी कम हो गई। और यू कैन से कि भाई ठीक है, कोविड की वजह से हुआ है और दूसरी चीज़ें जो भी आप कहते हो कि उसकी वजह से स्लो डाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिमांड कम हो गई, है ना, बहुत सारे फैक्टर आप वहाँ पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि जो अब स्टेट तो सेंटर से डिमांड कर रही थी कि भाई हमारे पैसे कहाँ है ना, उन्होंने बोला, तब बोल रहे थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो अब कहाँ गया। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे जो थोड़ा सा एक वहाँ पे इशू आता है सेंटर स्टेट के रिलेशन में। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये 2019 उसके कंपैरिजन जो 1920 के अंदर और थोड़ा कम, एंड जो 2021 के अंदर और थोड़ा कम। तो ऐसा आपको थोड़ा सा वहाँ पे आइडिया होना चाहिए। डेमोक्रेसी स्टेटस की बात करते हैं, अगर आपको पेपर 2 के अंदर डेमोक्रेसी के ऊपर या फिर ऐसे के अंदर क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया की डेमोक्रेसी कैसे कम कर रही है। तो यूपीएससी कैन ऑल्सो आस्क के भाई अभी कोविड आया तो उसकी वजह से डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, या इंडिया की डेमोक्रेसी, है ना, सेंटर स्टेट रिलेशन देखो, यहाँ डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ इंडेक्स की, जो एग्जांपल वहाँ पे हम कोट कर सकते हैं, फ्रीडम हाउस इंडेक्स है। यहाँ पे ये बोलता है कि इंडिया जो फ्री था, पार्शियली फ्री कैटेगरी के अंदर है। तो यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है वो 71 से 67 जो चला गया। तो वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इंडिया जो है वो, अगर इसको कंटेक्स्ट के अंदर छोड़ो, इसको रखना याद कि इंडिया जो फ्री टू पार्शियल फ्री कैटेगरी के अंदर मूव हो गया है, पहली बात। दूसरा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी, ये भी इंडिया का जो रैंक है इसके अंदर भी लो हुआ। बस अपने एग्जैक्ट रैंक नहीं याद करना, तो आपने बस इतना याद करना कि मतलब डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, ट्रेंड अब मेंस में काम आता है यार बहुत। तो वहाँ पे एग्जैक्ट रैंक मत याद करने बैठ जाना, प्रॉब्लम आएगी। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, यहाँ पे भी जो इंडिया जो है इसका रैंक जो काफ़ी पीछे है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, जो डेमोक्रेसी की एक नर्व है ना। तो ये जो फोर्थ पिलर की बात करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। डिफरेंट इंडेक्स हैं 2-3, आपने बस ट्रेंड याद रखना है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन या 5 साल की कंपैरिजन डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ। अब इससे बड़ा खूबसूरत आंसर आपका बनेगा जब आप लिखोगे। एक्सपोर्ट की बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है, इंटरनेशनल एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे वियतनाम से कंपैरिजन है। अब यहाँ पे जब आप आंसर लिखोगे, वो बोलेगा कि मेक इन इंडिया के चैलेंजेस बताओ, है ना, एग्जाम में आपको आ गया। तो आप जनरल चीज़ें लिखोगे कि ठीक है, ये वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर ये इश्यूज़ हैं, लॉजिस्टिक के अंदर ये इश्यूज़ हैं, लेबर के अंदर ये, तो आप डिस्कस करोगे। लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल एग्जांपल डाल दी तो हमारा आंसर एक अलग लेवल पे ऊपर चला जाएगा। अब बात करते हैं कि इंडिया ने बोला कि ठीक है, हमने जो भी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, मेक इन इंडिया बनाओ। वियतनाम की बात करते हैं, लेकिन वियतनाम का एक्सपोर्ट जो है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है। वो $122 बिलियन, 22 इंडिया का सिर्फ 12। तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो ऐसा क्यों, तो देखो वहाँ पे लिखा गया कि वियतनाम जो है उसने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह है, जैसे चाइना, उसके साथ भी मतलब ऐसा नहीं कि बैकआउट किया हुआ है, तो इंडिया ने तो उसको बंद किया हुआ है। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, चाइना वियतनाम ने ऐसा नहीं किया। एक तो बात यह है कि वियतनाम जो है वो ऐसी चीज़ें जो करता है, इससे बेनिफिट बहुत होता है। जैसे मान लीजिए आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, तो बहुत सारा जो अब उसके ऊपर ड्यूटी कम लगेगी। अब आईफोन के कितने पार्ट्स होते हैं, अब छोटे छोटे पार्ट के ऊपर ड्यूटी लगती गई तो कॉस्ट उसकी अपने आप बढ़ती रहेगी, है ना। तो ये इशू है जो इंडिया फेस कर रहा है। तो अगर आपका FTA जितने ज़्यादा होंगे, रॉ मटेरियल आपको उतना सस्ता भी तो मिलेगा। तो ये एक चीज़ है जो वियतनाम ने की है। टार बाल्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ओशन के अंदर हमें जो क्रूड ऑयल है, थिक ऑयल होता है, ठीक है।
अब विद द टाइम क्या होता है कि वो धीरे धीरे रोल होना, मतलब अगर मान लीजिए कोई ऑयल स्पिल है या फिर बहुत सारा जो ट्रेड होता है उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत ऑयल लीक होता रहता है। ब्लास्ट वाटर जो उसके अंदर शिप के अंदर भरा जाता है ना पानी, वहाँ से एक एरिया से अब दूसरे एरिया के अंदर रिलीज़ किया जाता है, कोस्टल एरिया के अंदर, तो वहाँ पे जब रिलीज़ किया जाता है तो ऑयल भी उसके अंदर क्रूड ऑयल हो सकता है जो हैवी होता है। नॉर्मल जो ऑयल है वो जल्दी वेपोरेट हो जाता है, लेकिन ये वेपोरेट होने वाला यहाँ पे इतना होता नहीं, थोड़ा बहुत होता है स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन थिक होता है काफ़ी। अब ये धीरे धीरे विंड वेव्स की वजह से, अब जैसे एक लेयर बनी हुई है, पहले लेयर जब बनती है तो ये अपना सनलाइट को ब्लॉक करती है ना, सनलाइट आप नीचे जा नहीं पाएगी, नीचे सनलाइट नहीं जा पाएगी, इट मीन्स के काफ़ी ज़्यादा जब सनलाइट नहीं आएगी फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी और मैराइन ऑर्गेनिज्म को इम्पैक्ट करती है। विद द टाइम जब वेदरिंग होती है, जब वेव्स वगैरह आती हैं तो ये धीरे धीरे ब्रेक होने लगती है, ब्रेक होके बाद में रोल बन जाती है। तो यहाँ पे ऐसे रोल ये टार बॉल्स बन जाती हैं, ये बड़ी भी हो सकती हैं बास्केटबॉल जितनी, ठीक है। इनके अंदर कईयों के अंदर सैंड भी भर जाती है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो टार बॉल्स हैं, ठीक है, ये देखी गई है मुंबई बीच के ऊपर, गोवा के अंदर भी यहाँ पे देखी गई है अभी रिसेंटली। तो यहाँ पे डार्क कलर स्टिकी बॉल्स हैं, वेदरिंग ऑफ क्रूड ऑयल, मैंने ये सारा बता दिया, तो ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये इंडिया के अंदर अगर देखें तो मुंबई, अगर जब मानसून सीज़न होता है तो विंड मूव करती है, तो अब ये बोलते हैं कि जैसे इस रीजन के अरेबियन सी के अंदर भी काफ़ी ट्रेड चलता है ना, एस यू नो के भी मिडिल ईस्ट भी उधर है, तो ऑयल का एक्सपोर्ट काफ़ी होता है। तो वहाँ से जो धीरे धीरे विंड की वजह से ये सारा अपने कोस्टल एरिया के अंदर आ जाता है। तो वहाँ पे जो इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं उन्होंने भी बोला कि भाई हमारे बस की बात नहीं है इसको साफ़ करना, क्योंकि ये हमें ओरिजिन सोर्स नहीं पता चल रहा है, वैसे ही ओशियन से आता जा रहा है, अरेबियन सी से आता जा रहा है ये, क्यों? क्योंकि भाई विंड चलती है, ठीक है। तो ये है टार बाल्स दोस्तों। अब इसका कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे इम्पैक्ट वही होता है जो एक लेयर और स्पिल का होता है, लेकिन हाँ ये डिफ़िकल्ट है ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड को कंटेमिनेट कर सकती है, ठीक है। बाकी सारा काम वही है, फिश और मेराइन। ब्लैक टाइगर की बात करते हैं। देखो दोस्तों, नॉर्मली हम टाइगर कलर देखते हैं, लेकिन कुछ कलर होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। अब साइंटिस्टों ने और इकोलॉजिस्टों ने काफ़ी टाइम से देखते रहे कि ये हो क्या रहा है ना। तो ये ब्लैक टाइगर देखे जाते हैं उड़ीसा के अंदर। अब उसकी मिस्ट्री अभी रिसेंट स्टडी हुई, उसने बोला कि जो ब्लैक कलर है ना, ये किसकी वजह से है ये एक जीन है जिसके अंदर म्यूटेशन हो चुकी है, ठीक है। म्यूटेशन यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन अमाइनोपेप्टाइडेज क्यू या टेकपेप जीन बोलते हैं इसको बोलते हैं टेकपेप जीन। इसके अंदर म्यूटेशन है जिसकी वजह से इसका ये कलर है, ठीक है। ये अभी इन्होंने बताया। दूसरा यहाँ पे बताया कि ये जैसे बहुत ही आइसोलेशन के अंदर एक ही जगह के ऊपर रह रहे हैं इतने टाइम से, जब आइसोलेशन के अंदर रहते हैं बाकियों से अलग, तो आपस में ब्रीड चलता रहता है ना, तो इन ब्रीडिंग चलती रहती है। तो जब इन ब्रीड चलती है तो उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रिसेसिव जीन है ना, मान लीजिए टी है, स्मॉल टी है, यहाँ पे टी है, अब एक स्पीसीज के अंदर टी आ गया, अब ऐसी ही यहाँ पे है, ठीक है, स्मॉल टी। अब इनके अंदर भी अगर लेट सपोज एक के अंदर टी आ गया, तो ये आपस में जब जितनी बार इंटरब्रीड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टी ही आएगा। इंट्रा स्पेसिफिक यहाँ पे जो वो तो रहती है, तो यहाँ पे इन ब्रीडिंग उसी जो क्लोज्ड एरिया के अंदर पॉपुलेशन रहती है उसी के बीच में होती रहती है। अब ये रिसेसिव जीन घूमते रहेंगे। होता क्या है कि मान लीजिए कल को कुछ ऐसा हुआ कि एक, अब इनके अंदर विद द टाइम क्या होगा, एक ही जैसे जीन पैटर्न आ गया, अब रेजिस्टेंस भी एक जैसा आ गया। सपोज करो अगर किसी की कल को कोई डेथ होती है, एक की कोई क्लाइमेट चेंज होता है और वो उसको बियर नहीं कर पाता, तो सभी की हो जाएगी। तो ये जितना ज़रा आइसोलेशन के अंदर रहेंगे उतना यहाँ पे इनका जो डेथ होने के चांसेस भी रहते हैं, ज़्यादा एक्सटिंक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सिमिलीपाल ब्लैक टाइगर्स यहाँ पे आपने याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के अंदर आपको लोकेशन पूछ ली जाती है बाद में। फिर इसके अलावा ये स्टडी ये बोलती है कि इसके अलावा यहाँ पे हमें किसी और जगह के ऊपर ब्लैक टाइगर नहीं देखने को मिलते, एक्सेप्ट कुछ जगह है, नंदाकानन जूलॉजिकल पार्क है जहाँ पे कैप्टिविटी के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और देखने को कहीं नहीं मिलते। अगर वो जीन के अंदर क्या होता है, जो एग्जैक्टली जो सी है, ठीक है, कोड, वो टी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने उतना याद रखना है। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व पहले भी हमने किया है 2 बार, तो एक बार और देख लेते हैं। टाइगर रिजर्व है 1956 प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, टाइगर रिजर्व पहले बना है, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर हमने बाद में स्टार्ट किया था। यूपीएससी पूछेगा टाइगर जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, उससे पहले कोई टाइगर रिजर्व नहीं था, वो गलत है।
दूसरी बात, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुआ, यूनेस्को के अंदर है, और ये पार्ट है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के अंदर 3 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व तो इसके अंदर आते ही आता है। दूसरा हदागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये आपने 3 याद रखने हैं, यूपीएससी कई बार ऐसा पूछ लेती है कि कौन सी लोकेशन है। इसके अलावा 2 ट्राइब है यहाँ पे, इरेंगा खरियास है एंड मनकीरदियास है, ठीक है दोस्तों। आर्सेनिक कंटेमिनेशन, अब लास्ट क्लास में हमने फ्लोराइड की थी, अब आर्सेनिक कर लेते हैं, दोनों हो जाएंगे अपनी, बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। यहाँ पे आर्सेनिक जब कंटेमिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक स्टडी हुई रिसेंटली बिहार के अंदर, तो उन्होंने ये बोला कि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर तो है ही है, लेकिन जो फूड के अंदर काफ़ी यहाँ पे मात्रा में आर्सेनिक पाया गया है। तो एज यू नो, हमने लास्ट क्लास के अंदर फ्लोराइड किया था कि पानी से फूड के अंदर आता है और बाद में फूड चेन के अंदर आता है। आर्सेनिक हमने पहले देखा कि भाई वेस्ट बंगाल के अंदर ज़्यादातर हमें केसेस देखने को मिलते थे, क्योंकि वो पहाड़ियों से, अगर मैं माउंटेन एरिया से आर्सेनिक आता है थ्रू गंगा, थ्रू ब्रह्मपुत्र, एंड वो एरिया भी जो वेस्ट बंगाल का है वो लो लाइंग एरिया, जिसकी वजह से सी से भी आर्सेनिक वहाँ पे कम्युलेट होता रहता है। यहाँ पे बिहार के अंदर भी पाया गया। यहाँ पे क्या बोला, फूड चेन के अंदर जो है ये विद द टाइम चला गया। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के ऑब्जर्वेशन 2-3 है दोस्तों। एक तो उन्होंने कुकिंग फूड, जो कुकड फूड है, ठीक है, जो कुकड राइस हैं, उसके वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी देखी गई एज़ कम्पेयर टू रॉ राइस। देखो, अगर फूड की बात करें, जैसे पानी है, पानी के अंदर आर्सेनिक है, वो जो क्रॉप है वो उसको ऑब्जॉर्व करती है, वो क्रॉप के अंदर डिपॉजिट हो गया, फिर क्रॉप ने पानी ऑब्जॉर्व किया, थोड़ा और आर्सेनिक चलेगा, विद द टाइम वो कम्युलेट होता रहता है। लेकिन यहाँ पे कुक्ड के अंदर ज़्यादा पाया गया, इसका कोई रीज़न अभी तक, मतलब अभी आने वाली स्टडीज़ के अंदर देखते हैं क्या इसका रीज़न निकालते हैं। तो लेट्स सी कि अभी जो ऑब्जर्वेशन है ये इसकी आई है दोस्तों। अब इसका हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है, मल्टी सिस्टम ऑर्गेनिक फेलियर्स, आर्सेनिकोसिस भी उसको बोलते हैं, ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आर्सेनिक की बात करें तो ये है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, कि वो पर्टिकुलर स्टेट की कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टेड है। ये है मिलियंस के अंदर पॉपुलेशन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिहार की जो है 60% जो बिहार की पॉपुलेशन है वो इसके इम्पैक्ट है। ऑन एवरेज इंडिया का 18.8% है जो आर्सेनिक कंटेमिनेटेड है। तो ये देखो कितनी स्टेट्स हैं यहाँ पे, है ना। इसके अलावा अगर मैं वैसे बात करूँ तो नाइट्रेट से कितने डिस्ट्रिक्ट हमारे इम्पैक्टेड हैं, फ्लोराइड से कितने डिस्ट्रिक्ट इम्पैक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि हम फ्लोराइड और आर्सेनिक की बात करते हैं। दूसरी बात ये याद रखना कि जो लिमिट है इनकी, ऐसा नहीं है कि 0% है पानी के अंदर तभी हम उनको, थोड़ी थोड़ी लिमिट रहती है, चाहे वो आर्सेनिक चाहे फ्लोराइड है, पानी के अंदर होना चाहिए उतनी अलाउड होती है। अब कोविड-19 का नया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट आया, म्यू वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये साउथ अमेरिका के अंदर कंट्री के अंदर मिला है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट को क्विकली रिवाइज करते हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कोई नए वायरस के अंदर कुछ म्यूटेशन हुई। एक वायरस है दोस्तों, अब ये पहले हमारे जो रिसेप्टर के साथ अटैच होता था, है ना। अब सपोज करो इसके अंदर थोड़ी वेरिएशन आ गई, अब ये जल्दी थोड़ा अटैच होने के इसके चांसेस है। तो हमारा अब हमें डर है भाई ये तो फैल जाएगा बहुत तेज़ी से, है ना। तो हमारे लिए इंटरेस्ट है, हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे, सीक्वेंस बनाएंगे उसका पूरा, उसको बोलते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अंदर रखे जाते हैं। ये भी म्यू जो है ये अब नया आया है तो इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर रखा है कि कल को ये बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो फैल ना जाए, है ना। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है हमारे पास 4 हैं। तो यहाँ पे वेरिएंट ऑफ कंसर्न जब वो एविडेंस है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा, तो ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर वो काम कर सकती है, नहीं भी कर सकती। वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसेस कब है, जब उसका कॉन्सिक्वेंसेस हाई हो जाए, मतलब उसके डेथ हो जाए काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर, कोई हम उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई इलाज उसका हो नहीं रहा है प्रॉपर, उसकी जो ट्रीटमेंट उसके ऊपर काम नहीं कर रही है ना, तो वो अपनी नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी अल्टीमेट। तो यहाँ पे वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है हमारे पास 4 हैं। ये आपने ओरिजिन ऑफ कंट्रीज़ याद रखनी है कि कौन सा किस कंट्री से ओरिजिन है। ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये अपना म्यू इसके अंदर और एड ऑन हो गया, ठीक है। ऑल्दो जो अभी जो WHO है वो 5th है जी, जिसको मोनीटर कर रहा है ईटा, लोटा, कप्पा, लैम्डा। तो ये पहले 4 हैं और ये आपकी पूरे की लिस्ट है, ठीक है दोस्तों। कनेक्ट करो 2021, कनेक्ट करो 2021 यूनियन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री ने अभी एड्रेस किया है टुवार्ड्स इक्विटेबल सस्टेनेबल इंडियन सिटी इवेंट हुआ था। यूपीएससी पूछे कनेक्ट करो 2021 क्या है ना। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो सिटीज़ हैं उनको सस्टेनेबल बनाना है। देखो आपको पता है कि आपने इंडिया की सिटी के अंदर, अब दिल्ली के अंदर जाकर देखो कितनी पॉपुलेशन है ना, तो अब वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है। नॉट ओनली दिल्ली,
किसी भी हमारी जो मेजर सिटीज़ की यही प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे उसको जो प्रॉपर ना ही उसको फैसिलिटीज़ मिल पाती उतनी, है ना। तो अब जबकि फ्यूचर के अंदर हमारी अर्बनाइजेशन और होनी है और पॉपुलेशन आनी है, तो वहाँ पे क्योंकि वही एक ग्रोथ मॉडल है, तो अब हमें सस्टेनेबल बनाना है। इसके लिए ये एक इवेंट किया गया, कनेक्ट करो 2021, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है कि आपने जैसे मान लीजिए एयर पोल्यूशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अर्बन प्लानिंग, इन सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात की। लेकिन खैर प्री के लिए तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, मेंस के लिए आपने यहाँ पे भी ये एग्जाम्पल यूज़ करनी है, ठीक है। क्यों, अब यहाँ पे पेपर 1 के अंदर भी आ सकता है आपको भी, सोसाइटी के अंदर अर्बन पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी बाय 2030। सो इट मीन्स कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें पहले सस्टेनेबल करना पड़ेगा। दूसरी बात, बाय 2030 70% जो जीडीपी है वो रैपिड अर्बनाइजेशन से आएगी। तो इट मीन्स कि अगर इंडिया को अपनी जीडीपी इंक्रीज़ करनी है, अर्बनाइजेशन होगी, लोग शहरों में जाएंगे, काम करेंगे, तो शहर जो है सस्टेनेबल होने चाहिए, उनके रहने के लिए होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे के जो बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज़ होती हैं, मतलब जो सस्टेनेबल है, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो अराउंड 5 टाइम्स मोर नेशनल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल जो इंडियन सिटीज़ हैं, ठीक है दोस्तों। सो जो ग्लोबली 5 जो मैं बोलूँ बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज़ हैं, वो इंडिया की जो नॉर्मल सिटीज़ हैं उनसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर इट मीन्स के इंडिया को भी अगर अपनी सिटीज़ को बेस्ट बनाए तो यहाँ पे इंडिया भी अपनी जीडीपी के अंदर बात कर सकते हैं। दोस्तों हमने पहले पढ़ा कि आपने कि बीटी कॉटन आ गया, जीएम क्रॉप्स आ गई, है ना, उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ थी वो उन्होंने हमने क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह के लिए रख दी, कि हमने लो टेम्परेचर के ऊपर रख दी, है ना, ताकि भाई वो कल को फ्यूचर के अंदर हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर क्योंकि अभी तो ज़्यादातर अगर एक ही मान लीजिए पूरे इंडिया के अंदर बीटी कॉटन में चला रहा हूँ, कल को अगर कोई डिजीज़ आई तो वो खत्म हो जाएगी, सारी खत्म हो जाएगी। ट्रेडिशनल वैरायटीज़ तो बहुत सारी थी। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं कि राइस की, जैसे स्टेपल फूड है, एनर्जी सोर्स माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट, और लोग खाते हैं मिड डे मील से लेके हर जगह। फिर हमने बनाया कि नहीं, गोल्डन राइस बनाते हैं कि इसके अंदर विटामिन ए भी मिलेगा और बच्चों को और जो न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसी तरह अभी एक डाउन टू अर्थ के अंदर आर्टिकल आया था फोक राइस के ऊपर, फोक राइस में ट्रेडिशनल वैरायटीज़। तो इन्होंने बोला कि जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं वो भी हमें काफ़ी चीज़ों से बचा सकती हैं, उनके अंदर भी काफ़ी न्यूट्रिशन होते हैं, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो जो हमने मॉडर्न जो कंटेक्स्ट लेके आए हैं कि राइस के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्शन का, उसके अंदर इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होते। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कुछ वैरायटीज़ हैं, उनके नाम है यहाँ पे, एक बार आपने पढ़ने हैं, क्योंकि यूपीएससी करती क्या है ऐसे कि वो 2-3 नाम यहाँ पे लिख देगी और नीचे पूछेगी ये किसकी वैरायटीज़ है, और आपसे पूछा जाएगा ये वीट की वैरायटी है, राइस की वैरायटी है, किसकी। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो लीफ डिजीज़ है इनको रेजिस्टेंस देती हैं। इसके अलावा जो मैं बात करूँ और क्या बेनिफिट है, एनहेंस करती हैं जो मिल्क प्रोडक्शन लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर, ये भी कुछ वैरायटीज़ हैं इसके अंदर, जो ट्रेडिशनल हमारी राइस वैरायटीज़ हैं। इसके अलावा नॉर्मल जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसके अंदर भी हेल्प करती हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे आयरन रिच भी होती हैं जो एनीमिया के अंदर काम करती हैं। सो इनका भी बेनिफिट है। तो अगर आप गोल्डन राइस के ऊपर या फिर आपको जीएम क्रॉप्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस कंटेक्स्ट को उसको जैसे मान लीजिए आपने जीएम क्रॉप्स को अपोज किया कि इसका ह्यूमन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा पता नहीं हमें, है ना, फ्यूचर के अंदर। तो आपने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें कि ठीक है आपने जेनेटिकली मॉडिफाई किया किसी को, उसके अंदर न्यूट्रिशन इंक्रीज़ किए, हमारे पास ट्रेडिशनल वैरायटीज़ भी हैं विच कैन ऑल्सो इंक्रीज द न्यूट्रिशियस वैल्यू ऑफ अ फूड, है ना। तो वहाँ पर आपने इसकी एग्जाम्पल दे दी, बस ये आपने काम करना है। अब क्राइम रिपोर्ट, जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आई है जो एनसीआरबी की, इसके देखो ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो आपका पॉलिटी का, अगर मैं बात करूँ जो सोशल इश्यूज़ के अंदर काफ़ी कुछ हमारा कवर कर देती है। इसका डेटा ही ऐसा होता है। तो हम डेटे के अंदर याद क्या करना है, पर ये देखते हैं। पहली बात है कि जो केसेस हैं वो क्राइम के इंक्रीज़ हुए हैं, बस हम आपने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखना है बस। 2019 का कंपैरिजन 2020 के अंदर इंक्रीज़ हुए हैं। यू कैन ऑल्सो से कि भाई ठीक है अब क्या हो रहा है, डिजिटल काम ज़्यादा हो रहा है ना, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ना कुछ आ जाता है, लोगों को हेल्प मिल जाती है, ठीक है। क्राइम रिपोर्ट होना, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी के अंदर वाकई ही क्राइम इंक्रीज़ हो गया। क्राइम रिपोर्ट होना कि लोगों को अवेयरनेस आ गई, पहले वो पुलिस के अंदर कंप्लेन नहीं करते थे, अब कंप्लेन करते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसके अंदर डिप आया है, डिक्रीज़ हुआ है। और मैक्सिमम जो थी जो केसेज हैं वो किस कैटेगरी के अंदर रजिस्टर किए गए, क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव। तो ये मैक्सिमम क्रूअल्टी है जो वुमेन के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर जो क्राइम्स हैं उनके अगेंस्ट ये इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है जी।
और यहाँ पे सिंपल हार्ट जो है कैटेगरी वो सबसे ज़्यादा है। एसटी के अंदर देखें ये भी इंक्रीज़ हुए। यहाँ पे भी जो मेजर कंप्लेंट की जो कैटेगरी है सिंपल हार्ट। इसके अलावा चिल्ड्रन के अंदर ये थोड़ा डिक्लाइन हुए। तो यहाँ पे कैटेगरी कौन सी, किडनैपिंग एंड अबडक्शन। इसके अलावा सीनियर सिटीजन ये भी डिक्रीज़ हुए। तो यहाँ पे सिंपल हार्ट जो कैटेगरी। इसके अलावा जुवेनाइल्स इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ जिन्होंने डिसोबे किया है डिक्लाइन हुआ है। ठीक है जी। और जो मैक्सिमम ग्रुप है वो 16 to 18 ईयर। सेडिशन ये भी डिक्लाइन हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। साइबर क्राइम्स, ठीक है, ये इंक्रीज़ हुआ है। तो जब जैसे साइबर क्राइम के ऊपर तो क्वेश्चन आ सकता है इजी, तो वो आपने फेक न्यूज़, ठीक है, ये तो मतलब ऐसा इंक्रीज़ हुआ है कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। 214% दोस्तों। संसद टीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट पहले राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टार्ट किया संसद टीवी, दोनों को मर्ज करके क्रिएट किया गया दोस्तों। यहाँ पे पहली बात, अब ये इसके लिए एक कमेटी बिठाई थी जिसका नाम है प्रसार भारती चेयरमैन जो सूर्य प्रकाश के अंदर। अब इन्होंने रिकमेंड किया कि इनको मर्ज कर दिया जाए। ठीक है जी। अब ये दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट के वहाँ पे जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो 2 लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर हुआ करेगा। 4 कैटेगरीज हैं। एक तो ये बात करेगा पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर, गवर्नेंस और गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, हिस्ट्री एंड कल्चर के ऊपर, इशू इंटरेस्ट कंसर्न के ऊपर, बजट इसका शेयर होगा लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर। ठीक है, लेकिन हाँ लोकसभा क्योंकि बड़ी है तो भाई 2/3 जो है वो लोकसभा देगी और जो 1/3 है वो राज्यसभा यहाँ पे शेयर करेगी। अब बात करते हैं शून्य कैंपेन की। शून्य कैंपेन बेसिकली है कि जो अपना जितना भी जैसे मान लीजिए व्हीकल्स हैं, है ना, व्हीकल के अंदर हमने जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल करना है, इसको प्रमोट करना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना है दोस्तों। ठीक है, ये नीति योग एंड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इन्होंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे क्या कि बहुत सारी इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया जाएगा, ब्रांडिंग की जाएगी, सर्टिफिकेशन भी दी जाएंगे क्या ये प्रोसेस हो रही है, क्योंकि 2030 तक हमारा टारगेट है कि हमने जो 30% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेके आने, तो पोल्यूशन भी कम होगा, इससे हेल्प मिलेगी। एज यू नो कि यहाँ पे अब इसके कंटेक्स्ट में क्या याद रखना है, एक तो ये किसने स्टार्ट किया, दूसरा ये वाला पॉइंट, ठीक है, तीसरा अगर आप मेंस लिख रहे हो तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है। अब बात करते हैं एशियन समिट। तो अभी रिसेंटली वर्चुअल एशियन समिट हुआ, तो यहाँ पे हमने इंडिया ने भी बात की कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं, है ना, जो साउथ ईस्ट एशिया, अगर मैं सीधी सी बात करूं तो अगर इंडिया है तो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ हमने कनेक्ट करना है, इसके ऊपर फोकस किया गया। अगर इंडिया का आप ये वाला रीजन देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, लेकिन ये बहुत ही एक चिकन नेक अगर मैं बोलूँ उसके थ्रू कनेक्ट होता है, तो ये बहुत वल्नरेबल है क्योंकि ऊपर चाइना बैठा है, इधर म्यांमार भी है, तो नीचे बांग्लादेश है। तो हमें जो अगर मान लीजिए फ्यूचर के अंदर चाइना के साथ कुछ गड़बड़ होती है, चाइना ये इस रीजन को ब्लॉक कर देता है, तो बाकी रीजन भी चाहिए। इसके अलावा हमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी है कि हमने जो इन कंट्री के साथ ट्रेड भी करना है, बढ़ना है, तो वहाँ पे जो कनेक्शन है जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर है। तो इसके लिए जो पास्ट के अंदर स्टार्ट किए गए एक कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, ये अपना यहाँ पे कोलकाता से जाएगा सीधा सितवे पोर्ट तक। यहाँ पे एक रिवर है कालाधन रिवर जिसके ऊपर नाम पड़ा है, उसके बाद ये हाईवे जाएगा और ये मिजोरम को कनेक्ट करेगा। तो अगर हम इधर से जाएं, ठीक है, अब इधर से जो नॉर्मल हमें मिजोरम में ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे एक सी रूट है, इजी भी है। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट रिड्यूस द डिस्टेंस फ्रॉम कोलकाता टू मिजोरम। अगर आप ऊपर से जाओगे और इधर से जाओगे तो आप कम जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर हमें कम कवर करना पड़ता है, तो ये एक बेटर है। अब इससे देखो साउथ ईस्ट एशिया हमने कनेक्ट भी कर दिया और यहाँ पे मिजोरम भी कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ पे ये देखो, ठीक है, मोरे रीजन जो इंडिया का मणिपुर है वहाँ से जाके ये म्यांमार जाएगा और दोस्तों बाद में थाईलैंड जाएगा। ठीक है जी, अब ये भी एक कनेक्शन है जो फ्यूचर के अंदर हमारे लिए काम आ सकता है। इसके अलावा मैकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, अभी हमारा जो रूट है वो ये वाला है, यहाँ पे तीनों के अंदर जाता है। ठीक है, मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू, लेकिन अब जो नया है वो सीधा इधर जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये भी 4 कंट्री को कनेक्ट करेगा। आपको नाम याद होने चाहिए इनके, बस नाम यूपीएससी पूछती है प्री के अंदर। ऑकुस पार्टनरशिप, क्वाड के अंदर भी इन बात की कि भाई ऑस्ट्रेलिया भी काम कर रहा है, यूएस, इंडिया, तो यहाँ पे एक नई पार्टनरशिप बनाई है ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूके एंड यूएस। ठीक है, तीनों ने
ऑकस। अब ये बोला तो जा रहा है कि भाई, इन्होंने खुद बोला है कि भाई हमने चाइना के को काउंटर करने के लिए नहीं बनाई, लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि अल्टीमेटली होना यही है। ठीक है, इसके अंदर जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो भी ऑस्ट्रेलिया को हेल्प मिलेगी फ्रॉम यूके एंड यूएस। तो अगर हम इसके कंटेक्स्ट में देखें तो प्री के कंटेक्स्ट में क्या मिलता है, ऑकस पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है, बस यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन, देखो जी SCO शंघाई कॉर्पोरेशन। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे रिसेंटली इंडियन मिलिट्री ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ SCO पीसफुल मिशन। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 2018 के अंदर। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, पीसफुल मिशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मतलब जो कंट्रीज़ हैं SCO के अंदर, जो मेंबर्स हैं उनके अंदर एक हम बोले कॉपरेशन इंक्रीज़ करने के लिए ये एक्सरसाइज है। ठीक है दोस्तों, नाम से पता चलता है। लेकिन हाँ, UPSC पहले पूछ लेगा, अगर मान लीजिए आपको ये नाम दे दिया कि किससे रिलेटेड है, तो आपको नीचे ऑर्गेनाइजेशन के नाम आ जाएंगे। SCO से रिलेटेड है तो पहली बात याद रखना। ठीक है, उसके अलावा कोई भी दुनिया के अंदर जैसे ज़्यादातर जो भी पार्टनरशिप होती हैं, जो भी मीटिंग होती है, वहाँ पे टेररिज्म के अगेंस्ट तो बोला जाता है, वो लाइनें पहले ही लिखी होती हैं पेज के ऊपर, बस जो काम करने गए वो एक ऐड करना होता है, बाकी सारा सेम ही रहता है। क्लाइमेट के ऊपर बात की जी, और हमने टेररिज्म के ऊपर बात की, और बड़ा उन्होंने कॉपरेट किया। ठीक है, तो बस ये बाकी सारी लाइनें लिखी होती हैं, बस एक आधी ऐड करनी होती है। यहाँ पे क्या बोला कि कॉपरेशन करेंगे। अब शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, 2001 के अंदर बनी। जो पॉइंट आपने याद करना है वो है इंटर गवर्नमेंटल। ये इंटर गवर्नमेंटल है क्योंकि गवर्नमेंट ने आपस में मिलकर बनाई है भाई, NGO वाला वो सिस्टम नहीं है इसके अंदर, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ये पॉलिटिकल इसका नेचर है, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री तीनों नेचर है। इसका एक रेट्स है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है इसके अंदर। ठीक है, UPSC पूछेगी ये किससे रिलेटेड है, SCO से रिलेटेड है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करें, पहले था शंघाई 5, यहाँ पे कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान आपको देखने को मिलते थे। उसके बाद उज्बेकिस्तान आया। दैन 2017 के अंदर इंडिया पाकिस्तान ने, देखो ये जब इंडिया किसी चीज़ को ज्वाइन करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान वो चाइना आ जाता है कि नहीं पाकिस्तान भी करेगा, है ना, तभी होगा, अदरवाइज़ नहीं। इंडिया बोलता है UNSC के अंदर परमानेंट सीट, ये बोलता है कि पाकिस्तान भी आएगा। तो मतलब क्या बोले हम, है ना, तो यहाँ पे दोनों इकट्ठे ज्वाइन करते हैं। तो ये उन कंट्रीज़ के नाम हैं जो मेंबर हैं इनके। तो UPSC के अंदर ऐसा भी आपको मेंबर भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल। तो मैंने आज थोड़ा रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ इस लेक्चर को, लाइव नहीं हो रहा सेशन आज, इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम था, जल्दी जाना था। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी